वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई एवं तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। ये टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था और इसमें हमने पथांतर डेल्टा बराबर एक्स डी अपॉन कैपिटल डी फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसलिए हमें पथांतर का मान ज्ञात करना था, जो हमने कल की क्लास में कर लिया था। ये अधूरा टॉपिक था, इस टॉपिक को हम इसके आगे कंटिन्यूअस करते हैं। हमने देखा है कि फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं। कल हमने पढ़ा था दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के मध्य की दूरी, दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के मध्य की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, या दो क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। या चमकीली हुई या काली हो, लेकिन दो क्रमागत अगर फ्रिंजें होंगी, दो क्रमागत काली या दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के मध्य की जो दूरी है उसी को हम बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। ये कल की क्लास में हमने देख लिया था, तो हमने पथांतर निकाल लिया। अब इस टॉपिक को हम कंटिन्यूअस आगे रखते हैं, तो हमें फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये जो टॉपिक चल रहा था हमारा कल का टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो देखें, तो आज हम सबसे पहले निकालते हैं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य की फ्रिंज चौड़ाई। तो देखो, तो आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है, आज जो शुरू कर रहे हैं हम, दो क्रमागत दो क्रमागत दीप्त जिसको हम बोलते हैं चमकीली, दो क्रमागत दीप्त क्वेश्चन लिख सकते हैं हम चमकीली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई। ये हमें ज्ञात करनी है। फिर पहले हम चमकीली की निकालेंगे, फिर हम किसकी निकालेंगे, फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, जिसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। पहले फ्रिंज चौड़ाई देखते हैं क्या आएगी। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है, कल का टॉपिक अधूरा था जो आज हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, दो क्रमागत दीप्त चमकीली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई। तो हम देख लेते हैं, माना कि बिंदु P पर, क्योंकि हम दो क्रमागत के लिए एक तो एन वी फ्रिंज ले लें और एक उसकी अगली वाली n+1 भी चमकीली फ्रिंज ले लें। तो माना कि ये पर्दे का जो बिंदु P है, इस पर एन वी मतलब स्मॉल एन वी फ्रिंज बन रही है। तो जब एन वी फ्रिंज बन रही है तो इसकी और डैश से दूरी क्या हो जाएगी, xn हो जाएगी। क्या हो जाएगी, xn। जब यहाँ पर P बिंदु पर एन वी फ्रिंज बन रही है, कौन सी फ्रिंज बन रही है, एन वी चमकीली फ्रिंज, क्योंकि चमकीली अगर चल रहा है तो चमकीली। तो यदि पर्दे के बिंदु P पर एनवी चमकीली फ्रिंज बन रही हो, तो उसकी बिंदु O डैश से दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ की xn हो जाएगी। एनवी फ्रिंज है तो xn, और n+1 भी फ्रिंज है तो xn+1। तो देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना कि पर्दे के बिंदु P पर, जो भी मैंने बोला है, माना कि पर्दे के बिंदु P पर, माना कि पर्दे के बिंदु P पर एनवी, माना कि पर्दे के बिंदु P पर एनवी दीप्त फ्रिंज, माना कि पर्दे के बिंदु P पर एनवी दीप्त फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है, जिसकी बिंदु O डैश से दूरी, जिसकी बिंदु O डैश से दूरी xn है, जिसकी बिंदु O डैश से दूरी कितनी है, xn है। तो अतः समीकरण 4 से तो देखें,
सबसे पहले हमने क्या माना है कि माना कि जो पर्दे का बिंदु P है, मैंने कल ही बता दिया था, P बिंदु पर फिक्स नहीं है कि चमकीली बन रही है काली बन रही है। चमकीली के लिए सोल्व करेंगे तो वहां पर चमकीली फ्रिंज मान लेंगे, काली फ्रिंज के लिए सोल्व करेंगे तो माना कि बिंदु P पर काली फ्रिंज बन रही है। तो हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं चमकीली फ्रिंज के लिए। तो क्या जाएगा, माना कि बिंदु P पर स्मॉल nv, ये nv बिंदु P पर कौन सी nv दीप्त फ्रिंज या चमकीली फ्रिंज बनती है, जिसकी बिंदु o डैश से दूरी कितनी हो गई xn, ये o डैश से दूरी xn है, nv बन रही है, यहाँ n है तो यहाँ n आ जाएगा, n+1 है तो n+1 आ जाएगा, तो xn है। अतः समीकरण 4 से, तो x की जगह क्या रख देंगे हम, xn करेंगे, क्योंकि ये तो क्या है x दूरी मान रखी थी, लेकिन हम तो मान रहे हैं nv फ्रिंज बन रही है तो xn आएगा। अतः समीकरण 4 से तो क्या जाएगा, नीचे लिखिए, अतः समीकरण 4 से, समीकरण 4 हमारे पास है, समीकरण 4 से क्या जाएगा, पथांतर डेल्टा बराबर एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी, समीकरण नंबर 5 ये आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि चमकीली फ्रिंज के लिए पथांतर डेल्टा बराबर एन लैम्डा होता है। तो देखें, चूंकि चमकीली या दीप्त, जो भी तुम लिखना चाहो एक सब चलाते रहना, क्योंकि दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर, चूंकि दीप्त फ्रिंज मतलब समपोषी व्यतिकरण, दीप्त फ्रिंज का मतलब क्या हो गया, समपोषी व्यतिकरण, क्योंकि दीप्त फ्रिंजों के लिए मतलब क्या हो गया, समपोषी व्यतिकरण। मतलब इसमें कौन सी घटना घटेगी, समपोषी व्यतिकरण की। तो यहाँ आ गया दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर कितना होता है, दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर डेल्टा बराबर एन लैम्डा, पथांतर क्या जाएगा, डेल्टा बराबर एन लैम्डा, समीकरण नंबर 6। मतलब ये होता है समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर। तो समपोषी व्यतिकरण जब दीप्त फ्रिंज बनेगी तो समपोषी व्यतिकरण की घटना घटती है, वो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, इस वजह से इन्हीं टॉपिक में आगे। तो क्या गया, दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर कितना होगा, डेल्टा बराबर एन लैम्डा। ये सब समझ में नहीं आया भाई, दीप्त फ्रिंज से मैंने समपोषी डाल दिया, यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है डेल्टा बराबर एन लैम्डा, एन का मान 1 2 3 होता ही है, तो ये आ गया डेल्टा बराबर एन लैम्डा। समीकरण 5 और 6 तो सोल्व करें, 5 और 6 से क्या जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, समीकरण 5 एवं 6 से। तो देखिए समीकरण 5 और 6 से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, समीकरण 5 और 6 से क्या प्राप्त हो रहा है, जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे, तो ये आ गया हमारे पास एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी बराबर एन लैम्डा। हमें दूरी से मतलब है, मध्य की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर एक्स एन चल रहा था तो एक्स एन का मान निकालेंगे, तो दूरी आ गई हमारे पास एक्स एन, वज्र गुणा कर दो, तो एक्स एन बराबर क्या आ गया, डी उधर गया और ये डी नीचे आ जाएगा, तो एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हमारे पास एक्स एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब जब एक्स एन का मान आ गया तो इसमें समीकरण नंबर हम 7 डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 7, ये मान आ गया हमारे पास। तो अब ये तो आ गई हमारे पास एनवी फ्रिंज, कौन सी फ्रिंज आ गई, एनवी। अब मुझे तो कौन सी निकालनी है, क्योंकि हमें पता है दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के मध्य की दूरी, तो दो क्रमागत, तो एक तो आ गई एनवी फ्रिंज। अब इसके अगली चमकीली फ्रिंज क्या होगी, एक्स, अगली एनवी फ्रिंज, अगली फ्रिंज क्या होगी इसकी, एनवी फ्रिंज थी है तो उसकी दूरी आ गई, ये एनवी फ्रिंज है तो उसकी दूरी हमने एक्सएन मानी है, तो अब n+1v फ्रिंज। इसी प्रकार
इसी प्रकार n+1 v, इसी प्रकार n+1 v, भाई xn और उसकी नेक्स्ट जो चमकीली होगी n+1 आएगा, तो इसी प्रकार n+1 v चमकीली, क्योंकि चमकीली चल रही है तो चमकीली फ्रिंज के लिए, इसी प्रकार n+1 v दीप्त, क्वेश्चन लिख सकते हो चमकीली फ्रिंज के लिए दूरी, अब इसकी दूरी निकालें तो वो आ जाएगा x n+1 बराबर, क्योंकि n की जगह क्या आ जाएगा n+1 और n की जगह क्या रखेंगे वही n+1, तो n+1 और इधर आ गया हमारे पास लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, समीकरण नंबर 8, ये हमारे पास आ गया। ये तो आ गई n फ्रिंज और ये आ गई n+1 v। इसी प्रकार n+1 v द्वितीय फ्रिंज के लिए तो मैं n की जगह क्या पुट कर देंगे इस समीकरण में, n की जगह n+1, तो n यहाँ था तो यहाँ हो गया n+1, यहाँ पर n था तो यहाँ हो गया n+1, तो ये आ गई फ्रिंज। अब हमें क्या निकालनी है, मध्य की फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए क्या जाएगा, तो नीचे लिखेंगे अतः, तो ये होगी क्रम से ये n फ्रिंज और इसके बाद वाली क्रम से कितनी आएगी x n+1, तो इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा फ्रिंज चौड़ाई। तो क्या गया, अतः फ्रिंज चौड़ाई, अतः फ्रिंज चौड़ाई, अतः फ्रिंज चौड़ाई बीटा, इसका मान निकालना है हमें फ्रिंज चौड़ाई का, अतः फ्रिंज चौड़ाई, तो क्या आ जाएगा भाई, फ्रिंज चौड़ाई निकालोगे तो बीटा बराबर, अतः फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर x n+1 माइनस xn, ये फ्रिंज चौड़ाई मतलब अंतिम फ्रिंज चौड़ाई माइनस उससे पहले वाली फ्रिंज चौड़ाई, तो लास्ट वाली कौन सी x n+1, उसके पहले वाली कौन सी xn, तो ये x n+1 माइनस xn, तो मान रख दो यहाँ पर बीटा बराबर x n+1 का मान रखा n+1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d माइनस xn का मान रखा है यहां से 7 से, तो n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कॉमन ले लें हम, तो देखें बीटा और यह ले लिया मैंने लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कॉमन ले लिया, अंदर बचा मेरे पास n+1 माइनस n, क्या बचा, ये बचा n+1 माइनस n, तो ये n से n कैंसिल, तो क्या बचा 1, तो बीटा बराबर आ गया हमारे पास लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, ये आ गई मेरे पास फ्रिंज चौड़ाई, समीकरण नंबर 9। तो समीकरण 9 से दो चमकीली फ्रिंजों के मध्य क्या निकाली जा सकती है, फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात किया जा सकता है, तो ये कौन सी आ गई, चमकीली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई। अब इसी प्रकार से जो हमने निकाली दो क्रमांक द्वितीय फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई, इसी प्रकार से निकालेंगे काली फ्रिंजों के मध्य फ्रिंज चौड़ाई, और दोनों फ्रिंज चौड़ाई क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए, मतलब लैम्डा d अपॉन d उसका भी मान कितना आना चाहिए, लैम्डा d अपॉन d, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई सदैव समान होती है, मतलब चमकीली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई निकालो या काली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई निकालो, वो हमेशा समान ही आएगी, फ्रिंज चौड़ाई हमेशा बराबर ही प्राप्त होगी, वो अलग अलग प्राप्त नहीं होती है। तो ये हमने निकाला बीटा बराबर लैम्डा d अपॉन d, ये मान प्राप्त हुआ है चमकीली के लिए। इसी प्रकार से हम निकालेंगे काली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई, वो भी समान ही प्राप्त होगा, वो भी मान इतना ही प्राप्त होगा, तो हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये बीटा बराबर लैम्डा d अपॉन d, ये फ्रिंज चौड़ाई निकाली मैंने चमकीली के लिए। अब हम निकाल रहे हैं वापस दो क्रमांक काली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के अकॉर्डिंग, इस टॉपिक को हमें कवर करना ही है, छूटना नहीं चाहिए टॉपिक। तो देखें
अब अगला टॉपिक हम लगाते हैं दो क्रमागत। चमकीली निकाली, अब निकालेंगे दो क्रमागत दो क्रमागत अदीप्त, दो क्रमागत अदीप्त मतलब काली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई। चमकीली की हमने निकाल के देख ली, अब हम निकाल रहे हैं अदीप्त मतलब काली फ्रिंज के लिए। देखते हैं वो फ्रिंज चौड़ाई कितनी आती है, ये आनी चाहिए क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई का मान सदैव क्या रहता है, समान रहता है। तो हम सबसे पहले अब निकालेंगे काली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान। तो देखें वही मान ले, माना कि पर्दे के बिंदु P पर एनवी अदीप्त या काली फ्रिंज बन रही। पहले हमने चमकीली के लिए सोल्व कर रहे थे तो माना था, जब हम चमकीली के लिए सोल्व कर रहे थे तो माना था हमने कि बिंदु P पर एनवी चमकीली फ्रिंज बन रही है। अब हम काली के लिए सोल्व कर रहे हैं, अदीप्त के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिंदु P पर एनवी अदीप्त फ्रिंज बन रही है। तो लिख लो माना कि पर्दे के बिंदु P, माना कि पर्दे के बिंदु P पर कौन सी, वही एनवी अदीप्त मतलब काली, एनवी अदीप्त फ्रिंज माना कि पर्दे के बिंदु P पर एनवी अदीप्त फ्रिंज बनती है। अदीप्त फ्रिंज बनती है जिसकी बिंदु ओ डैश से दूरी, वही एक्स है, जिसकी बिंदु ओ डैश से दूरी एक्स एन डैश है। मैं डैश लगाना पड़ेगा, एक्स एन तो उसमें मान लीजिए डैश लगा देंगे, एक्स एन डैश है, अतः वही समीकरण 4 से सोल्व तो उसी से होगा, समीकरण 4 जो हमारे पास थी। तो देखें समीकरण 4 से क्या जाएगा, समीकरण 4 की पदांतर बराबर एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, उसमें अपन वही एक्स की जगह एक्स एन रख देंगे। तो देखें सबसे पहले यहाँ हमने पढ़ा था कि बिंदु P पर एनवी दीप्त बनती है, दीप्त मतलब दीप्त फ्रिंज भी जोड़ लेना है यहाँ पर, दीप्त फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है बिंदु और देखो तो आगे माना कि पर्दे के बिंदु P पर एनवी अदीप्त फ्रिंज बनती है जिसकी बिंदु ओ डैश से दूरी एक्स एन डैश है, अतः समीकरण 4 से सेम एक का यही डेरिवेशन है, कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए हम सेम डेरिवेशन है, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं है डेरिवेशन में। तो यहाँ पर हम मान रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर देखिए समीकरण 4 से आ गया मेरे पास डेल्टा बराबर एक्स एन डैश डी अपॉन कैपिटल डी। समीकरण नंबर 9 पहले आ गई थी, अब समीकरण नंबर 10।
ये आ गई अर्धित फ्रिंज के लिए। वही है डेल्टा बराबर एक्स डी अपॉन डी। अब एक्स एंड डैश दूरी मानिए तो एक्स एंड डैश हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या ले, अतः काली, अतः किसकी एन भी अर्धित फ्रिंज बनती है तो उसकी दूरी हमने निकाल ली, उससे मान निकाले। अतः काली फ्रिंज के लिए पथांतर, अतः अर्धित काली फ्रिंजों के लिए मतलब क्या आ जाएगा, विनाशी, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। जो अतः अदीप्त मतलब काली फ्रिंजों के लिए, मतलब काली फ्रिंजों के लिए कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। अब देखो काली फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होगा, डेल्टा बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बटे 2, ये पथांतर होता है। कितना होता है, डेल्टा बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये पथांतर होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण घटना घटती है अर्धित फ्रिंजों में, तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जबकि चमकी के लिए क्या होता है, डेल्टा बराबर n लैम्डा। ये समीकरण नंबर 11। अब वही फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11, समीकरण 10 एवं समीकरण 11 से, समीकरण 10 एवं समीकरण 11 से। तो देखो क्या आ जाएगा, समीकरण 10 और 11 से वही LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएंगी। तो ये आ गया x एंड डैश अपॉन डी बटे कैपिटल D बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। वही वज्र गुणा किया तो डी, कैपिटल D तो ऊपर चल जाएगा, स्मॉल d नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x एंड डैश बराबर 2n प्लस 1, ये d उधर जाएगा तो ये हो गया लैम्डा कैपिटल D, और स्मॉल d नीचे आ जाएगा तो ये हो गया 2d। समीकरण नंबर 12, एक्स एंड डैश का मान हमने निकाल लिया। एक्स एंड डैश हमारे पास आ चुका है। अब वही ये तो आ गया, किसकी दूरी आ गई, ये किसकी दूरी आ गई, एनबी काली फ्रिंज या एनबी अर्धित फ्रिंज की दूरी आ गई। तो इसी प्रकार किसकी निकालेंगे, एन प्लस 1b अर्धित फ्रिंज। इसी प्रकार n प्लस 1v अदीप्त, n प्लस 1v अदीप्त फ्रिंज की दूरी। इसी प्रकार n प्लस 1v अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, देखते हैं अपन, वो कितनी मानेंगे अपन, x n प्लस 1 डैश बराबर, अब यहां पर देखें हम इसकी जगह क्या रखेंगे, n की जगह में n प्लस 1 पुट करना है, तो यहां पर हमने n की जगह n प्लस 1 रख दिया। यहां पर देखें हम n की जगह पुट करेंगे, ये 2 तो छोड़ दो और ये आ जाएगा n प्लस 1, n था यहाँ पर तो मैंने n की जगह n प्लस 1 रख दिया प्लस 1, और यहाँ पर कोष्टक लगा दिया, लैम्डा d अपॉन 2d। इसको सोल्व कर लो तो ये आ गया x n प्लस 1 डैश बराबर, इसको सोल्व किया तो ये आ गया 2n, 2 से गुणा किया 2n प्लस 2 प्लस 1 लैम्डा d अपॉन 2d है, तो कोष्टक के बाहर के हैं। तो ये आ गया हमारे पास x n प्लस 1 डैश बराबर कितना आ गया, ये 2n प्लस 3, 2n 2 और 1 3, 3 और लैम्डा d अपॉन 2d। ये समीकरण नंबर 13। तो ये हमारे पास आ गया x एंड डैश मतलब nv अर्धित फ्रिंज की दूरी और n प्लस 1v अर्धित फ्रिंज की दूरी।
अब हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है कि दो क्रमागत मतलब अर्थात फ्रिंज चौड़ाई, तो ये आ गई हमारे पास अंतिम फ्रिंज चौड़ाई, अंतिम काली फ्रिंज चौड़ाई और उसके पहले की काली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई। तो देख ले, इसलिए काली फ्रिंज के लिए या काली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई अतः सोल्व कर रहे हैं हम इसको वापिस आगे। अतः अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई, अधिक फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई वही बीटा बराबर एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, मतलब वही अंतिम काली फ्रिंज माइनस प्रारंभिक काली फ्रिंज। इन दोनों के अंदर समीकरण 12 और 13 से वैल्यू पुट कर दें। समीकरण 12 और 13 से वैल्यू पुट कर दी जाए तो 13 में एक्स एन प्लस 1 डेज का मान समीकरण नंबर 13 से रख दो, तो बीटा बराबर 13 में मान क्या है हमारे पास 2n प्लस 3 और लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस एक्स एन की वैल्यू रखें समीकरण नंबर 12 से एक्स एन डेज की वैल्यू रखें हम समीकरण नंबर 12 से, तो ये आ गया हमारे पास 2n प्लस 1 और लैम्डा डी अपॉन 2d। तो इन में से लैम्डा डी अपॉन 2 स्मॉल डी कॉमन ले लें, तो देखिए बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d कॉमन ले लिया, यहां जो बचेगा वो बचेगा 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1। कोष्टक खोलें तो बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन 2d और यहां पर 2n प्लस 3 माइनस 2n और अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो -1, 2n से 2n कैंसिल और 3 में से माइनस का 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन 2d मल्टीप्लाई 2, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, तो ये क्वेश्चन के अंदर 2 और 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो बीटा बराबर हमारे पास आ गया लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। समीकरण नंबर 10। अब ध्यान से देखें हम समीकरण 9 और समीकरण 10 को। समीकरण 9 में चमकीली फ्रिंजों के मध्य फ्रिंज चौड़ाई थी वो प्राप्त हुई थी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, और समीकरण नंबर 10 में काली फ्रिंजों के मध्य फ्रिंज चौड़ाई है वो है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो समीकरण 9 और 10 को हम देखें, चमकीली और काली फ्रिंजों के मध्य फ्रिंज चौड़ाई एक समान ही प्राप्त होती है, अलग अलग प्राप्त नहीं होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 9 और 10 से क्या स्पष्ट होता है, समीकरण 9 और 10 से स्पष्ट है कि काली एवं चमकीली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई समान प्राप्त होती है। तो यहां लिखा जा सकता है समीकरण 9 एवं समीकरण 9 एवं समीकरण 10, समीकरण 9 एवं समीकरण 10 से स्पष्ट है कि समीकरण 9 और 10 से स्पष्ट है कि समीकरण 9 10 नहीं, सॉरी
इक्वेशन नंबर गलत डाल दिया हमने, समीकरण 13 समीकरण 14 14 और यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण नंबर 14, सॉरी इक्वेशन नंबर गलत डाल दिया था, समीकरण 9 10 तो यही आ गई थी हमारे पास, 13 14 13 और समीकरण नंबर 14 आएगा। हाँ तो क्या जाएगा, समीकरण 9 एवं समीकरण 14, समीकरण 9 एवं समीकरण 14 से स्पष्ट है कि चमकीली, चमकीली मतलब दीप्त, दीप्त एवं अदीप्त, दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई समीकरण 9 एवं समीकरण 14 से स्पष्ट है कि दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई एक समान प्राप्त होती है। मतलब सभी फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई क्या रहेगी, एक समान ही रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी। अब हमें क्या है, फ्रिंज चौड़ाई तो निकाली, अब तरंग दैर्ध्य निकाल लेते हैं। तो समीकरण 14 ले लो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, लैम्डा का मान निकाला जा सकता है। तो चूंकि बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तरंग दैर्ध्य निकाल तो लैम्डा बराबर बीटा डी अपॉन कैपिटल डी। समीकरण नंबर 15 क्या आ गया, चूंकि बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी फ्रिंज चौड़ाई होती है, तो लैम्डा बराबर वज्र गुणा कर दिया बीटा डी अपॉन कैपिटल डी। समीकरण 15 से तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा, कि टॉपिक था हमारे पास कि फ्रिंज चौड़ाई यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई और तरंग दैर्ध्य का मान निकालना था। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से हमने चमकीली फ्रिंजों के मध्य की फ्रिंज चौड़ाई निकाल ली, वो देख ली, समीकरण नंबर 9 के अंदर कितनी प्राप्त हुई है। फिर हमने दो अधिक फ्रिंजों के मध्य की फ्रिंज चौड़ाई निकाल ली और समीकरण नंबर 14 में हमने स्पष्ट कर लिया वो कितनी प्राप्त होती है। हमने देखा कि चमकीली और काली फ्रिंजों की जो फ्रिंज चौड़ाई है समीकरण नंबर 9 और समीकरण नंबर 14 के अनुसार समान प्राप्त होती है। तो हम बता सकते हैं कि सभी फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई क्या रहती है, एक समान ही प्राप्त होती है। तो ये हो गया दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई एक समान प्राप्त होती है, मतलब काली फ्रिंज हुई या चमकीली फ्रिंज हुई, हमेशा फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, एक समान ही प्राप्त होगी। टॉपिक में हमारे पास लिखा हुआ था तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात करनी थी, तो इसी से तरंग दैर्ध्य निकलेगी। क्योंकि हम जानते हैं बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी, तो लैम्डा का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा डी बराबर बीडी हो गया, तो लैम्डा बराबर बीडी अपॉन कैपिटल डी, समीकरण नंबर 15। और समीकरण 15 से हम तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमने देखा इसमें कि फ्रिंज चौड़ाई जो है, फ्रिंज चौड़ाई जो है काली और चमकीली की एन पर निर्भर नहीं करता है मान। जब एन पर निर्भर नहीं करेगा तो हम जानते हैं सभी फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई एक समान ही प्राप्त होगी। तो नोट लगा कर लिख सकते हैं हम, नोट NOT नोट, फ्रिंज चौड़ाई का मान फ्रिंज चौड़ाई का मान स्मॉल एन पर निर्भर नहीं करता है, अतः सभी फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई
सभी फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई एक समान ही प्राप्त होती है। जो कि हम यहां भी लिख सकते थे कि दीप्त व अधिक फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई एक समान प्राप्त होती है। यहां हमने नोट लगाकर इस पर लिख दिया कि फ्रिंज चौड़ाई का मान स्मॉल एन, क्योंकि यहां पर कहीं भी इनके साथ लैम्डा के साथ वो नहीं आ रहा है एन, तो क्या आ गया तुम्हारे पास बीटा में एन कहीं भी यूज नहीं हुआ है, तो ये आ गया। अतः फ्रिंज चौड़ाई का मान स्मॉल एन पर निर्भर नहीं करता है, अतः सभी फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई एक समान ही प्राप्त होगी। अब हम फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज की क्लास यही हम ऑफ करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।